टुडे स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड टाइटल जलती मुट्ठियों की बारिश। फ्रैंक ने एक बार फिर अपने नीलमणि नीले पंख फैलाए और तेजी से उच्चतम ड्रैगन फैंग के शीर्ष पर उड़ गया। आदर्श ने भी खुद को कमजोर नहीं होने दिया। वह ड्रैगन फैंग से बीच कूद गया और धीरे धीरे सबसे ऊंचे ड्रैगन फैंग के पास पहुंच गया। फ्रैंक के साथ आमने सामने जाने की कोशिश कर रहा था। क्या प्रिंस बैनी ने आपको विशेष रूप से मुझे सबक सिखाने और मैच देखने वाले कुछ 100 मिलियन लोगों के सामने मुझे अपमानित करने के लिए नहीं कहा था? अब तुम क्यों डर रहे हो? आदर्श ने उस पर ताना मारा। फ्रैंक की आंखें ठंडी होकर चमक उठी। उन्होंने आदर्श की ओर इशारा करते हुए कहा, बस रुकिए और देखिए। भले ही आपके पास कुछ अजीब क्षमता हो, यह मेरी जन्मजात प्रतिभा के सामने कुछ भी नहीं है। ओह, आपके पास किस प्रकार की जन्मजात प्रतिभा है? इसका इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। काफी समय हो गया है जब मैंने आखिरी बार ऐसे खिलाड़ी से मुकाबला किया था जो मेरे खिलाफ 10 से अधिक राउंड तक टिक सकता था। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको विशेष रूप से मुझसे निपटने के लिए यहाँ ही भेजा गया है। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने आप से बहुत अधिक भरे मत रहो, फ्रैंक गुस्से से चिल्लाया। तो क्या हुआ? मैं आपके घटिया राजकुमार को सम्मान देने के अपने तरीके के रूप में आपकी बकवास को खत्म कर दूंगा। आदर्श को घेरने वाली आग की लपटें और भी तेज हो गई, क्योंकि जब उसने मुक्का मारा तो उसकी मुट्ठी से आग की लपटें निकलने लगी। उग्र मुट्ठी सबसे ऊंचे ड्रैगन फ्रैंक पर खड़ी थी, जिस पर वह खड़ा था। फ्रैंक ने अचानक एक अजीब सी चमक छोड़ी और जैसे ही एक नीली फ्लेम उसकी मुट्ठी पर इकट्ठा ही हुई, वह अजीब चमक आश्चर्यजनक रूप से उसकी मुट्ठी में भी विलीन हो गई। भले ही वे दोनों एक ही मैजिक कर रहे थे। पंखे के आकार में फैल रही नीली फ्लेम्स आदर्श की फ्लेम से कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। इसने तुरंत आदर्श की लपटों को भस्म कर दिया। जैसे ही नीली जलती हुई मुट्ठी अंदर आई, आदर्श ने तेजी से दूसरे ड्रैगन फैंग की ओर छलांग लगा दी। वह पीछे मुड़ा और ड्रैगन फैंग को देखा, जो आश्चर्य से उसके पीछे टुकड़ों में बिखर गया था। क्या आप तभी आश्वस्त नहीं थे? मैं तुम्हें फिर से मुझ पर अटैक करने की चुनौती देता हूं। जब फ्रैंक स्काई फ्लेम फ्यूनल का आयोजन कर रहा था तो एक बार फिर अजीब चमक दिखाई दी। फ्रैंक ने स्काई फ्लेम फ्यूनल को आकाश में नहीं फेंका, बल्कि इसे अपनी दाहिनी कलाई पर इकट्ठा कर लिया। आदर्श ने तब भी भागने की कोशिश नहीं की। जब उसने उस व्यक्ति को अपनी मुट्ठी पर स्काई फ्लेम फ्यूनल रखते हुए देखा, उसने अपने चारों ओर की सारी लपटों को भी अपनी कलाई में इकट्ठा कर लिया। फायर फिस्ट! जब अजीब चमक नीली फ्लेम में विलीन हो गई तो फ्रैंक चिल्लाया। जब उग्र मुट्ठी आगे बढ़ी, फिर भी यह अनगिनत उग्र मुट्ठी में विभाजित हो गई, जैसे भारी बारिश की बूंदें आदर्श की दिशा में बढ़ रही हो। जैसे ही आग की लपटें पर्दे की तरह फैल गई, मुट्ठियां बारिश की तरह बरसने लगी। स्काई फ्लेम फ्यूनल और फियरी फिस्ट का संयोजन, जैसे फ्रैंक ने अभी अभी प्रस्तुत किया था, तुरंत भीड़ को चकित कर दिया। हर किसी को आंखें चौड़ी करते हुए पाया गया। आदर्श ने अपना सिर उठाया और महसूस किया कि वह उग्र मुट्ठी से घिरा हुआ था। वह अब निकट आ रही उग्र मुट्ठियों से बच नहीं सकता था। क्या उसकी जन्मजात प्रतिभा विभिन्न स्पिलों को मिलाने की क्षमता है? आदर्श चकित था। यह संभावना नहीं थी कि एक साधारण फायर मैजिशियन स्काई फ्लेम फ्यूनल और फायर फिस्ट को एक ही जादू में जोड़ सकता है। आखिरकार एक स्टार पैटर्न और एक स्टार कॉन्स्टलेशन से भिन्न था। विभिन्न स्पिलों के बीच के लेवल को सख्ती से परिभाषित किया गया था, और यहां तक कि नियंत्रण के उत्कृष्ट लेवल के साथ एक फायर मैजिशियन भी दो स्पिलों को एक में विलय करने में असमर्थ था। आदर्श को स्वीकार करना पड़ा कि जलती हुई मुट्ठियों की बारिश स्काई फ्लेम फ्यूनल की तुलना में बहुत अधिक भयानक थी, क्योंकि छोटी बारिश की बूंदें ज्यादातर जमीन पर थपथपा सकती थी, लेकिन मुक्कों की बारिश जमीन में अनगिनत छेद कर देती थी। प्रत्येक उग्र मुट्ठी में कुछ विनाशकारी शक्ति होती है, और जब उग्र मुट्ठी बारिश की तरह बरसने लगती है तो इससे होने वाली क्षति बिल्कुल पागलपन भरी होती है। उग्र मुट्ठियां तेजी से नीचे उतरी। इससे पहले कि वो अपनी चाल चल पाता, उग्र मुट्ठियों की लपटों ने उसे भस्म कर दिया। चिलचिलाती गर्मी में पानी का वाष्पीकरण होता रहा, जबकि ड्रैगन फैंग्स टुकड़ों में बिखर गए। आग की लपटें पूरे मैदान में तेजी से फैल गई। फ्रैंक के हमले ने भीड़ को पूरी तरह से चौंका दिया था।
जिससे सभी की आंखें और मुंह खुले रह गए थे। मुझे यकीन है कि यह बहुत अच्छा नहीं लगा होगा, प्रिंस बैरी ने अपना बदला लेने के बाद खुशी से हंसते हुए कहा। कोटी भी सोच में डूबी हुई थी। वह अभी भी सोच रही थी कि विभिन्न स्पीलों को एक में जोड़ना कैसे संभव है। मिस कोटी, क्या आपको अब भी लगता है कि फ्रैंक का उस लड़के से कोई मुकाबला नहीं है? प्रिंस बैनी ने गर्व से कहा। फायर स्पिरिट के मालिक के पास आमतौर पर उत्कृष्ट फायर रेजिस्टेंस होता है। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से हार जाएगा, मिस कोटी ने कहा। इससे क्या फर्क पड़ेगा? यहाँ तक कि कुछ वाटर कर्टेन भी इस पैमाने के अटैक से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं है, प्रिंस बैनी ने उदासीनता से घोषणा की। कोटी बोलने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर जलती मुट्ठियों की बारिश के बीच एक अक्षुण ड्रैगन फैंग के टॉप पर मजबूती से खड़ी एक आकृति पर पड़ी। उसके पास लगातार जलवाष्प उठ रहा था। वह अभी भी भूरे लाल और धधकती लाल लपटों के उसी संयोजन में घिरा हुआ था। करीब से देखने के बाद कोटी को पता चला कि कुछ जलने के अलावा वह आदमी उतना दुखी नहीं था जितना उसने सोचा था। जलती हुई मुट्ठियों की बारिश एक पूरी टीम को हराने के लिए काफी मजबूत थी। राष्ट्रीय टीम के एक भी प्रतिनिधि को हराने की तो बात ही छोड़ दे। हालांकि वह आदमी वहीं खड़ा रहा और इसे ले लिया, और यह पता चला कि उसे केवल कुछ मामूली चोटें आई थी। उसका अग्नि प्रतिरोध। कोटी का चेहरा आश्चर्य से भर गया था। इतना जोरदार अटैक होने के बाद भी वह बमुश्किल घायल हुआ। अरे बाप रे, उसने अपने डिफेंस इक्विपमेंट का भी उपयोग नहीं किया है। क्या उस आदमी का शरीर आग से गड़ा गया था? वो इससे कैसे बच गया? प्रिंस बैनी और फ्रैंक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान पूरी तरह से गायब हो गई, खासकर फ्रैंक, जो इस बात से बेहद परिचित थे कि उनकी जलती हुई मुट्ठी की बारिश कितनी शक्तिशाली थी। यह मूल रूप से उसका सबसे मजबूत अटैक था, और यहां तक कि महंगे जादुई इक्विपमेंट पहनने वाले भी पहचान से परे हो जाएंगे, फिर भी वह व्यक्ति इसे सीधे प्राप्त करने के बाद पूरी तरह से ठीक कैसे रह गया? क्या आपके पास बस इतना ही है? आदर्श की निगाहें तेज हो गई। उग्र ऑरा जो कुछ ही समय पहले बुझ गया था, वह फिर से जाग उठा, और यह पहले की तुलना में थोड़ा अधिक मजबूत लग रहा था। आदर्श का शरीर किसी भी आम इंसान से ज्यादा मजबूत था। आखिरकार डीमन एलिमेंट उन एलिमेंटों में से एक था जिसे आदर्श ने अवेक किया था, और इसने आदर्श को बिना किसी खतरे के कई अटैकों को सहन करने की क्षमता प्रदान की थी। डीमन एलिमेंट को एक तरफ रखते हुए फ्लेम बेले के कब्जे में होने से उसे सिर्फ एक आश्चर्यजनक उपस्थिति ही नहीं मिली। जिस प्राणी को विपत्ति अग्नि का वरदान प्राप्त था, उसके सामने फायर एलिमेंट का उपयोग करना किसी एक्सपर्ट के सामने अपने तुच्छ कौशल को प्रदर्शित करने जैसा था। फ्लेम बेले का अग्नि प्रतिरोध बिल्कुल हास्यास्पद था, और एक एडवांस फायर स्पेल केवल उसके बूट के बाहरी हिस्से को खरोंचने वाला था। लिटिल फ्लेम बेले ने अधिकांश क्षति झेल रही थी, और आदर्श बाकी क्षति से बचने में बहुत आलसी था, क्योंकि यह आसानी से उस सीमा के भीतर थी जिसे उसका डीमन मास सहन कर सकता था। मैंने तुम्हारी आग का स्वाद चख लिया है, अब तुम्हारे लिए मेरी आग का स्वाद चखने का समय आ गया है, आदर्श गुर्राया। आदर्श ने जो ऊर्जा लंबे समय से अपनी दाहिनी मुट्ठी में जमा की थी, वह जैसे ही उसने एक मुक्का आगे मारा, दौड़ते घोड़ों की सेना की तरह आगे बढ़ गई। धधकती लपटों ने तुरंत आधे मंच को आग के हवाले कर दिया। एक तेजस्वी उग्र अजगर धमाकेदार दहाड़ के साथ आगे बढ़ा। उग्र अजगर आगे बढ़ा और फ्रैंक को हवा में गिरा दिया। फ्रैंक को ऐसा लगा जैसे उसे लाल अजगर ने काट लिया हो, और अगर उसकी ताकत रक्षा करने वाला महंगा कवच ना होता तो उसका मांस एक पल में जलकर राख हो गया होता। उसके कवच की बाहरी परत में आग लग गई थी, और बीच में कवच के बावजूद गर्मी उसे जला रही थी। फ्रैंक के पास एक निश्चित फायर डिफेंस था, क्योंकि वह फायर एलिमेंट का उपयोग करता था, फिर भी वह आदर्श की तुलना में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वह अग्नि आत्मा से ग्रस्त नहीं था। फायर ड्रैगन हवा में उड़ गया और 100 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट हो गया। आग की लपटें उठी और बेतहाशा नाचने लगी। विस्फोट से फ्रैंक का कवच टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर गिर गया था। उसे बचाओ, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा, पानी के अंदर छिपा वाटर मैजिशियन तुरंत चिल्लाया। पॉलिस को पता था कि स्थिति कितनी गंभीर थी। उसने हीलिंग स्टार कॉन्स्टलेशन बनाना शुरू कर दिया। फ्रैंक के चारों ओर कई धुंधली छलकियां दिखाई दी। प्रकाश को पैलिस के करीब आकार ले रहे स्टार कॉन्स्टलेशन द्वारा उत्सर्जित चमक के साथ
सिंक्रोनाइज किया गया था। यह एडवांस हीलिंग स्पिरिट था। टिमटिमाते कण कुंभ राशि का चिन्ह बनाते थे, जो व्यक्ति की चोटों को ठीक करते समय उनकी रक्षा करने के लिए लक्ष्य को घेर लेता था। आमतौर पर किसी भी गंभीर चोट को ठीक होने में अधिक समय और अधिक ऊर्जा लगती है, जिसमें किसी व्यक्ति की हड्डियों, अंगों और नसों को हुई क्षति भी शामिल है। एक हीलिंग स्पिरिट को उन्हें ठीक करने में कठिनाई होगी, लेकिन कुंभ राशि का सितारा ऐसा कर सकता है और यह थोड़े समय के भीतर अंगों को हुए नुकसान को भी ठीक कर सकता है। उससे ठीक होने का मौका मत दो, मेघना ने चिल्लाकर कहा। आदर्श ने आखिरकार फ्रैंक के खिलाफ द्वंद्व में टीम के लिए एक फायदा हासिल कर लिया था। फिर भी अगर उन्होंने प्रतिद्वंदी हीलर को फ्रैंक को एक्वेरियस स्टार साइन के साथ इलाज करने की अनुमति दी तो वे जल्द ही फायदा खो देंगे। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। रेणु ने तुरंत ध्यान केंद्रित किया और स्पेनिश हीलर पैलिस पर अपनी नजरें जमा ली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति बिजली की गति से आगे बढ़ी और हीलर के दिमाग को निशाना बनाया। उसने स्टार कॉन्स्टलेशन का 2/3 हिस्सा खींच लिया था, इसलिए रेणु ने बिल्कुल सही समय पर अटैक किया था। वह न केवल मैजिक को बाधित करेंगी बल्कि लक्ष्य एडवांस मैजिक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा भी बर्बाद करेगा। सोल डिफेंस। जैसे ही रेणु ने स्पिल को बाधित करने के कुछ सेकंड दूर थी, स्पेनिश टीम के एक अन्य व्यक्ति ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त किया और तुरंत पैलिस के ठीक सामने एक स्पिरिट वॉल स्थापित कर दी, जिससे रेणु की आध्यात्मिक शक्ति को आगे बढ़ने से रोक दिया गया। बकवास, उनके पास एक मानसिक मैजिशियन है। रेणु चौंकी। कुंभ तारा चिन्ह आकार लेने वाला था। नीली चमक ने अपनी पवित्र सुरक्षा का गठन किया। धीरे धीरे फ्रैंक को अपने भीतर समाहित कर लिया। जब आदर्श ने नीली रोशनी देखी तो वह बुरी तरह परेशान हो गया। उसकी आंखों से चांदी की रोशनी निकल रही थी। अभी भी उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां आ जाए। आदर्श ने अपने हाथ से पकड़ लिया। फ्रैंक जब जमीन पर उतरने ही वाला था तो उसके मायावी पंजे ने 100 मीटर से भी अधिक दूर से उसे मजबूती से पकड़ लिया। जैसे ही एक्वेरियस स्टार साइन पूरा हुआ, आदर्श ने अपना हाथ जोर से पीछे खींच लिया और फ्रैंक को ड्रैगन फैंग पर काफी दूर तक पटक दिया। कुंभ स्टार साइन की सीमा गति थी और एक बार जब इसका लक्ष्य सीमा से बाहर हो गया तो यह अब उनकी रक्षा नहीं कर सकता था। आदर्श की बहन हीलिंग एलिमेंट की एक्सपर्ट थी, इसलिए वह एडवांस हीलिंग स्पिल की सीमाओं से पूरी तरह परिचित था। स्टार साइन अपने ढलाई कार से अधिकतम सीमा तक पहुंच गया, लेकिन उसके पास घायल फ्रैंक तो पहुंचने का कोई मौका नहीं था। नेक्स्ट एपिसोड टाइटन प्रलय लहर। आदर्श अपनी चाल में इतना चालाक था कि हीलर पैलिस भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। वास्तव में आदर्श लंबे समय से इसके लिए तैयार था। जब पैरिस ने पहली बार हीलिंग स्पिरिट डाली तो आदर्श को एहसास हुआ कि उसे उस पर नजर रखनी होगी। यदि उसने उसे अपने हीलिंग स्पिल का उपयोग करने दिया तो उसके द्वारा पहुंचाई गई चोट व्यर्थ हो जाएगी। आदर्श की फायर फिस्ट से फ्रैंक गंभीर रूप से घायल हो गया और फिर आदर्श के स्पेस एलिमेंट द्वारा उसे इधर उधर फेंक दिया गया। वह होश खोने लगा था। उसका शरीर पानी पर तैर रहा था। वह कुछ देर तक उठ नहीं पा रहा था। यह देखकर जग सकपका गए। उसे मत छुओ, वह ठीक है, वह अभी भी लड़ सकता है, प्रिंस बैनी चिल्लाया। अंतरराष्ट्रीय जादू टूर्नामेंट आम नहीं होने का कारण एक मैच में शामिल जोखिम थे। यदि कोई दुर्घटना हुई तो प्रतिभागियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट प्रतिभागियों को सुरक्षित रखने के मामले में बेहद सख्त थे। मंच की सीमा के साथ स्टैंड बॉय पर मजबूत मैजिशियन थे। अगर किसी प्रतिभागी की जान को खतरा होता तो वे तुरंत टोक देते। हालांकि एक बार जब न्यायाधीशों ने हस्तक्षेप किया तो इसका मतलब यह भी होगा कि व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। भले ही जजों ने गलत फैसला किया हो, फिर भी व्यक्ति को मैच छोड़ना होगा। इसी तरह यदि न्यायाधीशों का मानना है कि किसी व्यक्ति ने आगे लड़ने की क्षमता खो दी है और उनकी टीम का कोई भी हीलर उसे ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो न्यायाधीश भी उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर देंगे। ऐसे में प्रिंस बैनी चिल्लाए बिना नहीं रह सका। वह नहीं चाहते था कि शाही परिवार का कोई मैजिशियन इतनी आसानी से अयोग्य घोषित हो जाए, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि चीनी टीम के विश्राम क्षेत्र में उन्होंने जो अहंकार और घमंड दिखाया था वह भारी थप्पड़ों में बदल जाएगा, जिससे उनके चेहरे पर जलन हो जाएगी। आदर्श वाटर मैजिशियन फ्रैंक की ओर बढ़ रहा है।
वह उसे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मेघना की आवाज उसे आई। आदर्श ने अपनी नजर पानी की ओर घुमाई और करीब से देखने के बाद उसे पानी के नीचे कुछ अजीब हलचल दिखाई दी। यह संभवतः वह स्थान था जहां वाटर मैजिशियन था। अभी भी उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? आदर्श हंसा। अर्ध चेतन फ्रैंक को पानी से ऊपर उठाने के लिए उन्होंने तुरंत स्पेस एलिमेंट का उपयोग किया। वाटर मैजिशियन फ्रैंक तक पहुंचने से केवल कुछ इंच की दूरी पर था। यदि वह फ्रैंक को सुरक्षित करने में कामयाब रहा और उसे टीम में वापस ले गया तो वह कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। साथी को आश्चर्य हुआ, चीनी इतनी जल्दी प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। न्यायाधीश, यहाँ आप आ जाए। आदर्श ने सीमा पार नहीं की। फ्रैंक के प्रति उनकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी। उनका मानना था कि उन्होंने प्रिंस बैनी को शर्मिंदा करने के लिए काफी कुछ किया है। न्यायाधीश अब खड़े होकर नहीं देख सकते थे। यदि आदर्श ने फ्रैंक पर थोड़ा भी अधिक बल लगाया तो उस व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। 2 सहायक जज तुरंत आए और फ्रैंक को मंच से नीचे ले गए। जैसे ही पहले प्रतिभागी को अयोग्य घोषित किया गया, दर्शकों के बीच तरह तरह के हंगामे होने लगे। स्पेन का शाही मैजिशियन फ्रैंक यूरोप में काफी प्रतिष्ठित था। यह उचित था यदि टीम लड़ाई के दौरान कई जादूगरों ने उसे हरा दिया था। फिर भी कई लोगों के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि वह आमने सामने के द्वंद्व में हार गया था, खासकर स्पेनिश टीम के समर्थकों के लिए। चाहे वे मैदान में मैच देख रहे हो या लाइव के माध्यम से, उनका दिल टूट गया। आपको मैच से पहले और अधिक तैयारी करनी चाहिए थी। मेरी जानकारी के अनुसार आदर्श नामक प्रतिनिधि चीनी टीम के सबसे मजबूत सदस्यों में से एक है। कोटी ने आह भरी। उसे लगता रहा कि प्रिंस बैनी अपने दृष्टिकोण में बेहद लापरवाह था। उसे वह असभ्य जंगली। प्रिंस बैनी स्तब्ध था। फिर भी सच्चाई उनके सामने थी। यहां तक कि फ्रैंक भी उसे लेने की योग्य नहीं था। इसके बारे में बोलते हुए, क्या चीनी टीम इस टूर्नामेंट में कुछ ज्यादा ही मजबूत नहीं है? वो शक्तिशाली स्पेस मैजिशियन, आइस मैजिशियन जिसने पूरी जापानी टीम को नष्ट कर दिया, और अब यह फायर मैजिशियन, उनमें से प्रत्येक के पास अत्यधिक ताकत है। शाही परिवार के एक चौकस सदस्य ने बात की। आप सभी इतना उदास क्यों महसूस कर रहे हैं? यह सच है कि हमने फ्रैंक को खो दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम मैच हार गए हैं। यह मत भूलो कि इस स्तर पर हमारे पास एक बड़ा फायदा है। क्या आप सभी ने ध्यान नहीं दिया कि पिनोले कितना शांत रहा है? मेरा मानना है कि फ्रैंक ने उसके लिए पर्याप्त समय खरीदा है। स्पेनिश टीम के सलाहकार बिल्कुल शांत थे और उन्होंने यह कहा। ड्रैगन फैंक्स ड्यूलिंग ग्राउंड में एक अजीब कंपन होने लगी। झील की सतह जोर से हिली, मानो उसके नीचे कोई तेज भूकंप आया हो। यहां तक कि ड्रैगन के दांत जैसे दिखने वाले टीले भी कांपने लगे। प्रलय की लहर। स्पेनिश टीम में वह व्यक्ति जो इतना शांत था कि हर कोई उसके बारे में लगभग भूल गया था, उसने अचानक एक बड़ी दहाड़ लगाई, जिसके बाद झील से एक चौंकाने वाला ज्वार उठा। यह आकाश में ऊंचा उठता रहा। जिस दिशा में ज्वार जा रहा था उस दिशा में बैठी भीड़ घबरा गई और अपनी जान बचाने के लिए भाग गई। फिर भी जब उन्होंने देखा कि जादू की बाधा से टकराने के बाद ज्वार रुक गया तो उन्हें राहत मिली। यहाँ तक कि बैरियर के बाहर के लोग भी यह देखकर दहशत में थे कि ज्वार कितना विशाल था। ड्रैगन फैंक्स ड्यूलिंग ग्राउंड के भीतर रहने वाले लोगों की तो बात ही छोड़ दे। प्रलय की लहर? मेरे भगवान, क्या यह एक सुपर मैजिक नहीं है? जितेंद्र वध किए जाने वाले सुअर की तरह चिल्लाया। स्पेनिश टीम के पास सुपर मैजिशियन कैसे हो सकता है? सब खत्म हो गया। प्रलय की लहर का पानी आसमान में बहुत ऊपर उठ गया था, जैसे जमीन से कोई विशाल नीला पहाड़ निकल रहा हो। आदर्श को ऐसा महसूस हुआ जैसे भारी दबाव के कारण उसका दिल फटने वाला था। आदर्श ड्रैगन फैंक के टॉप पर खड़ा था। जैसे ही लहर तेजी से उसके पास आई, वह भीग गया। उसकी पूरी दृष्टि प्रचंड ज्वार से भर गई थी, फिर भी उसे पूरी चीज देखने में परेशानी हो रही थी। असंभव, वह आदमी सुपर मैजिशियन नहीं हो सकता। आदर्श को जो आश्चर्य महसूस हो रहा था, उसके बावजूद उसे खुद पर दृढ़ता से विश्वास था। आदर्श ने प्राचीन राजधानी में एक वास्तविक तबाही की लहर देखी थी, जिस ज्वार ने एक पल के भीतर हजारों ज़ॉम्बीज को निगल लिया। वह ड्रैगन फैंक्स ड्यूलिंग ग्राउंड में देखे जा रहे वर्तमान ज्वार से बेहद अलग था। फिर भी उपस्थिति के संदर्भ में यह वास्तव में एक सुपर मैजिक था। इसका नुकसान, विशाल ज्वार का सामना करते हुए आदर्श को अंततः पता चला कि दबाव के बीच क्या अंतर था।
यदि जादू में वास्तव में सुपर मैजिक की ताकत होती तो उसकी वर्तमान दूरी पर भी उसकी सभी हड्डियां अब तक टुकड़ों में टूट चुकी होती, फिर भी वो अभी भी पूरी तरह से ठीक था। किसी भी तरह आदर्श को कभी विश्वास नहीं होगा कि वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में सुपर मैजिशियन के खिलाफ वह जा रहा था। अवश्य ही कोई कारण रहा होगा कि वह व्यक्ति ऐसा मैजिक करने में सक्षम हुआ जो सुपर मैजिशियन के समान था। प्रलय की लहर बिल्कुल बहरा कर देने वाली थी, क्योंकि इसने कमजोर ड्रैगन फैंक्स को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। वह अविराम गति से आगे बढ़ता रहा। जवार ने मंच का आधा हिस्सा निगल लिया था, जिसमें चीनी टीम के 5 प्रतिनिधि भी शामिल थे। भयंकर जवार आगे बढ़ गया और जादुई बाधा की सीमा पर बिखरने के बाद भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मंच पर पानी ही पानी बचा था। यह इतना पागलपन था जैसे मंच पर समुद्र का पानी डाल दिया गया हो। लोगों को पता नहीं था कि चीनी टीम के सदस्य कहाँ हैं। वे अपनी छोटी छोटी आकृतियां भी नहीं देख सके। कुछ समय बाद प्रलय लहर धीरे धीरे शांत हो गई। मंच बहुत बड़ी अव्यवस्था में था, क्योंकि सभी ड्रैगन फैंग नष्ट हो गए थे, जबकि जल स्तर 10 मीटर से अधिक बढ़ चुका था। यह कैसे संभव है? आहन के पास शब्द नहीं थे। एक सुपर मैजिशियन, स्पेनिश टीम के पास एक सुपर मैजिशियन था। पिछले वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में प्रतिभागियों के बीच एडवांस लेवल था। वहां कभी भी कोई सुपर मैजिशियन नहीं था। वास्तव में किसी भी प्रतिभागी ने कभी भी अपने एडवांस पिलो के दूसरे या तीसरे लेवल में महारत हासिल नहीं की थी, तो अचानक कहीं से एक सुपर मैजिशियन क्यों आएगा? वह आदमी कोई सुपर मैजिशियन नहीं है, भले ही उसने जो मैजिक किया है वह बिल्कुल उसके जैसा ही दिखता है। एक वास्तविक सुपर लेवल ने पूरे ड्रैगन फैंक्स, ड्यूलिंग ग्राउंड और जादुई बाधा को भी नष्ट कर दिया होगा। इसकी क्षति सुपर स्पेल की तुलना में बहुत कमजोर है, सलाहकार जितेश ने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन भले ही यह वास्तविक सुपर स्पेल जितना मजबूत नहीं है, फिर भी वह इसे डालने में कैसे सक्षम था? बाकी लोग अवाक रह गए। यह अविश्वसनीय था कि एक एडवांस मैजिशियन सुपर मैजिक करने में सक्षम था। इसके अलावा लगभग सभी का ध्यान फ्रैंक पर था। उन्हें आश्चर्य हुआ। पिनोले, जो अब तक शांत थे, ने एक ही चाल में पूरी चीनी टीम का लगभग सफाया कर दिया था। क्या वह स्पेनिश टीम का सच्चा इक्का था? मेरा मानना है कि इसका उसकी जन्मजात प्रतिभा से कुछ लेना देना है। मैजिक करने के बाद वह अब ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया है। ऐसा लगता है जैसे उसने भी बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सलाहकार जितेश ने तीखी निगाहों से कहा। लेकिन फिर भी जिसके पास अपनी जन्मजात प्रतिभा है वो काफी हद तक अपराजय है। मंच पर ऊपर चीनी टीम कहीं नजर नहीं आ रही थी। संभावना यह थी कि वे भयंकर ज्वार के कारण गहरे पानी में गिर गए थे। चीनी टीम की रेणु को अयोग्य घोषित किया गया है। चीनी टीम के जितेंद्र को अयोग्य घोषित किया गया है। 2 सहायक जजों ने एक साथ घोषणा की कि रेणु और जितेंद्र को पानी से निकाल दिया गया है और मंच के बाहर उनका इलाज किया जा रहा है। प्रलयंकारी लहर की चपेट में आने के बाद वे दोनों बेहोश हो गए थे। यह बुरा है, हमारे 2 सदस्यों को बाहर कर दिया गया है। बाकियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या वे ठीक है? चीनी टीम के विश्राम क्षेत्र में हर कोई पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। भले ही डिजास्टर लहर वास्तव में एक सुपर स्पेल थी, फिर भी इसने उनकी टीम को बुरी स्थिति में डाल दिया। प्रचंड धारा से एक आकृति छलांग निकालकर बाहर निकली। एक टूटी हुई चट्टान अजीब तरह से पानी पर उभर आई और उस पर तैरने लगी। वह आदमी जो पानी से बाहर निकला चट्टान पर उतरा और स्थिर हो गया। उसके शरीर से तेज गर्मी निकली और तुरंत उस पर ढके पानी को सफेद भाप में बदल दिया। गर्मी से पानी पूरी तरह से वाष्पित हो गया था। आदर्श खुद को आसानी से सुखाने में सक्षम था, फिर भी उनकी पसलियां कोहनी और कूल्हे क्षतिग्रस्त हो गए थे। वह केवल डीमन एलिमेंट द्वारा उसे दी गई मजबूती के कारण ही खड़ा होने में सक्षम था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।